ब्राजील ने 50 साल लगाए, भारत इतनी जल्दी में आखिर क्यों? E20, E25 और आपकी गाड़ी का पूरा सच। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स नाउ, नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रिया। अगर आप पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल पंप गए होंगे तो शायद आपने एक नया शब्द बार बार सुना होगा, E20। किसी ने कहा इससे देश का फायदा होगा, तो किसी ने कहा इससे गाड़ी खराब हो जाएगी। कोई ये कह रहा है कि माइलेज कम हो गया है, तो कोई उसे भारत की ऊर्जा क्रांति बता रहा है। सोशल मीडिया पर बहस अलग अलग इस वक्त चल रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अपना पक्ष है, सरकार अपनी बात कह रही है और आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, आखिर सच क्या है? क्या E20 वाकई भविष्य का ईंधन है या फिर भारत बहुत जल्दी में ऐसा प्रयोग कर रहा है जिसकी कीमत करोड़ों वाहन मालिकों को चुकानी पड़ेगी या चुका रहे हैं? इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले एक बात साफ करनी होगी कि एथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। दुनिया के कई देशों में दशकों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी देश ने इसे धीरे धीरे लागू किया और किसी ने तेजी से। भारत ने भी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति बनाई है, जिसे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कहा जाता है। सरकार का ये कहना है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आय बढ़ जाएगी, प्रदूषण घटेगा और भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। सुनने में ये पूरी योजना काफी आकर्षक लगती है, लेकिन सवाल योजना तक का नहीं बल्कि उससे लागू होने के तरीके को लेकर के भी उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं E10, E20, E25 या E85 आखिर क्या है। E का मतलब एथेनॉल, ये क्लियर है। इसके आगे लिखा नंबर बताता है कि पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिलाया गया। उदाहरण के तौर पर E10 का मतलब ये हुआ कि 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल। E20 आप समझ गए। अब E25, E30, E85 और यहाँ तक कि E100 मौजूद है, मतलब लगभग पूरी तरीके से एथेनॉल पर चलने वाला ईंधन। लेकिन हर गाड़ी हर तरह का ईंधन नहीं झेल सकती है। यही इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो भारत में आज भी करोड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें E10 या उससे कम एथेनॉल वाले पेट्रोल को ध्यान में रख करके बनाया गया था। अप्रैल 2023 से पहले बनी अधिकांश पेट्रोल कार E20 के लिए डिजाइन नहीं थी और इसके बावजूद आज देश के अधिकांश हिस्सों में E20 पेट्रोल सामान्य रूप से उपलब्ध कराया जा चुका है। यानी कि जिन लोगों ने 5-10 साल पहले अपनी गाड़ी खरीदी थी, वो अब उसी गाड़ी में पहले से ज्यादा एथेनॉल वाला ईंधन डालने को मजबूर है और यहीं से विवाद शुरू होता है। लोग परेशान हैं। सरकार कहती है कि आधुनिक इंजनों पर इसका कोई बड़ा असर नहीं होता है। दूसरी तरफ हजारों वाहन मालिक दावा कर रहे हैं कि E20 आने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। ये मैं भी मानती हूँ। सर्विसिंग का खर्च बढ़ गया है और कुछ मामलों में इंजन या फ्यूल सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। अब यहाँ ये समझना बड़ा जरूरी है कि हर शिकायत सही हो ऐसा जरूरी नहीं और सरकारी दावा पूरी तरह गलत हो ये भी जरूरी नहीं। लेकिन जब लाखों लोग एक जैसी शिकायत करने लगे, तब उन सवालों का जवाब देना सरकार और उद्योग दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। आप नहीं भाग सकते इससे। देखिए, हाल ही में लोकल सर्कल्स ने देश के 316 जिलों में 22,567 पेट्रोल वाहन मालिकों के बीच में एक बड़ा सर्वे किया। इस सर्वे के नतीजे ने बहस को और तेज कर दिया। सर्वे में 53% लोगों ने कहा कि E20 लागू करने का तरीका खराब है या बेहद खराब है। 66% वाहन मालिकों ने दावा किया कि उनकी गाड़ी का माइलेज पहले की तुलना में घट गया है। लगभग 45% लोगों ने कहा है कि मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये रही कि लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग के पूरी तरह खिलाफ नहीं थे। उनका कहना था कि अगर E10 या कम एथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए तो वो उसके लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार है। यानी लोगों की मांग सिर्फ विकल्प की है, विरोध नहीं कर रहे हैं लोग सरकार का। और यही शिकायत अब पेट्रोल पंप मालिकों तक भी पहुंच रही है, जो तस्वीरें आप देखते भी हैं। ओडिशा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से E20 रोल आउट पर पुनर्विचार की मांग कर दी। उनका ये कहना है कि जब किसी ग्राहक की गाड़ी में समस्या आती है तो वो सीधे पेट्रोल पंप पर आकर के हमसे झगड़ा करता है, जबकि पेट्रोल पंप मालिक सिर्फ वही ईंधन बेच रहे हैं जो सरकार उपलब्ध करा रही है। यानी देश में वही है तो वही बेचना होगा। विवाद सिर्फ अब सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर भी दिखाई देने लगा, इसीलिए तस्वीरें देख भी रहे हैं आप। देखिए, दूसरी तरफ सरकार लगातार इस नीति का बचाव भी कर रही है। सरकार का तर्क है कि भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिला दिया जाता है तो आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों को गन्ना और मक्का जैसी फसलों का बेहतर बाजार मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगी। पहली नजर में ये तर्क पूरी तरह तार्किक लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या देश का पूरा वाहन तंत्र इस बदलाव के लिए तैयार था? यही पर कहानी हमें ब्राजील लेकर के जाती है, क्योंकि भारत की एथेनॉल नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है ब्राजील को ही बार बार बताया जाता है। लेकिन क्या भारत वास्तव में ब्राजील वाला मॉडल अपना भी रहा है? जवाब इसका पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ना है। 1970 के दशक तक ब्राजील भी भारत की तरह तेल आयात पर निर्भर था। फिर 1973 के तेल संकट के बाद उसने फैसला किया कि उसे वैकल्पिक ईंधन
विकसित करना होगा। 1975 में यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन इसके बाद भी ब्राजील ने अगले कई दशकों तक धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, किसानों को प्रोत्साहन दिया, एथेनॉल उत्पादन बढ़ाया, ऑटोमोबाइल कंपनियों को समय दिया, लोगों को विकल्प भी दिए। इसने पहले E100 गाड़ियां आई, फिर यहाँ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आए जो E20 से लेकर E100 तक किसी भी मिश्रण पर चल सकती थी, और उसी के बाद जाकर E25 राष्ट्रीय मानक बना। यानी कि नीति लागू होने से पहले पूरा इकोसिस्टम ब्राजील ने तैयार किया था, ऐसी थोप नहीं दिया लोगों पर। यही बड़ा अंतर भारत और ब्राजील के मॉडल में दिखाई देता है। यहाँ भारत ने लक्ष्य 2030 का रखा था, लेकिन E20 रोल आउट उससे कई साल पहले शुरू कर दिया। ऑटोमोबाइल उद्योग ने नई गाड़ियां तो तैयार कर ली, लेकिन सड़क पर पहले से चल रही करोड़ों पुरानी गाड़ियों का आखिर क्या होगा? यही वो सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब अभी तक सामने नहीं आया। तो भारत में लगभग 40 करोड़ रजिस्टर्ड वाहन हैं इस वक्त। इसमें बड़ी संख्या ऐसे वाहनों की है जो E20 कंपैटिबल नहीं है। अगर फ्यूचर में सरकार E25 या उससे आगे बढ़ जाती है तो ये चुनौती और बड़ी हो सकती है। और हाल ही में सरकार ने 22 से 30% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी शून्य करने का फैसला लिया। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI को E25 की टेस्टिंग का काम भी सौंपा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि E25 कल से लागू होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार अगले चरण की तैयारी कर रही है। चरण कब शुरू हो जाए ये कोई नहीं जानता। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सचमुच E20 से माइलेज कम होता है? इसका जवाब विज्ञान देता है। किसी भी ईंधन की ऊर्जा क्षमता उसकी क्लोरिफिक वैल्यू से मापी जाती है। पेट्रोल की क्लोरिफिक वैल्यू एथेनॉल से ज्यादा होती है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल जलने पर जितनी ऊर्जा देता है उतनी ऊर्जा 1 लीटर एथेनॉल नहीं देता, और इसीलिए समान दूरी तय करने के लिए इंजन को अधिक ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। यही कारण है कि नीति आयोग ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में माना था कि E20 के कारण औसतन लगभग 6% तक फ्यूल इकोनॉमी कम हो सकती है, और ये हर गाड़ी में समान नहीं होगा। कुछ वाहनों में असर कम होगा तो कुछ में ज्यादा होगा। इसके एक आसान उदाहरण से आइए आपको समझाते हैं। अगर आपकी कार सामान्य पेट्रोल पर 20 किलोमीटर प्रति लीटर चलती थी तो E20 के कारण उसका माइलेज घटकर 19-18 किलोमीटर प्रति लीटर हो गया। तो आप देखिए कि पहले की तुलना में ज़्यादा पेट्रोल आपको खरीदना पड़ेगा, और यह अंतर सालों तक बना रहेगा। तो कुल खर्च हज़ारों रुपए तक पहुंच भी सकता है। इसलिए जब लोग यहाँ माइलेज कम होने की शिकायत करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ भावना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है, जो मैंने आपको बताया। हालांकि ये भी सच है कि नई पीढ़ी E20 कंप्लाइंट गाड़ियों में ये प्रभाव काफी कम हो सकता है, क्योंकि उसके इंजन उसी हिसाब से इस वक्त डिजाइन किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि टोयोटा, महिंद्रा और बाकी वाहन निर्माता ये कह रहे हैं कि उनके लिए मॉडल E20 पर सुरक्षित है उनके। यानी बहस का बड़ा हिस्सा पुरानी गाड़ियों को लेकर है, नई गाड़ियों को लेकर नहीं है। यही सरकार के सामने सबसे बड़ी जो नीति है संबंधित चुनौती खड़ी हो गई। अगर उद्देश्य पर्यावरण बचाना है तो स्वागत योग्य हो, और अगर किसानों की आय बढ़ाना है तो जरूरत को ध्यान में रखे। उद्देश्य तेल आयात कम करना है तो उस पर भी बहुत कम लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर इन लक्ष्यों को हासिल करने की कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़े जो पहले ही अपनी गाड़ी खरीद चुके हैं, तो सरकार को उनके लिए भी कोई समाधान देना होगा। लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से बस। तो क्या पुरानी गाड़ियों के लिए अगला ईंधन उपलब्ध अब कराया जा सकता है? क्या E10 और E20 दोनों विकल्प कुछ समय तक साथ साथ चल सकते हैं? क्या पुरानी गाड़ियों को अपग्रेड करने पर सब्सिडी मिलनी चाहिए? क्या वाहन निर्माताओं को ज्यादा स्पष्ट जानकारी और देनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जिन पर अब खुली बहस की बहुत जरूरत है इस वक्त। आखिरकार ये बहस एथेनॉल के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, ये बहस नीति लागू करने के तरीकों की। ब्राजील ने लगभग 50 वर्षों में जो बदलाव किया उसने पहले उद्योग, उपभोक्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया था, ऐसे नहीं किया। भारत ने तेज गति चुनी, और ये गति भविष्य में देश को ऊर्जा सुरक्षा दे सकती है। लेकिन अगर इसके साथ उपभोक्ता की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो यही नीति विवाद का कारण भी बन सकती है, जो इस वक्त हर जगह देखने को मिल रहा है। इसीलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि E20 अच्छा है या बुरा है। असली सवाल यहाँ ये है कि क्या भारत इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार था? क्या करोड़ों पुराने वाहन मालिकों को पर्याप्त विकल्प और जानकारी इसके बारे में दी गई? और अगर कल E20 से आगे बढ़कर E25 या E30 आता है तो क्या इस बार तैयारी पहले होगी या फिर बदलाव पहले और समाधान बाद में आएगा, या फिर नहीं भी आएगा? क्योंकि किसी भी नीति की सफलता सिर्फ उसके उद्देश्य से तय नहीं होती है। उसकी सफलता इस बात से तय होती है कि वो आम आदमी की जिंदगी को कितना आसान बनाती है। अगर लोगों को ये महसूस होने लगे कि बदलाव का पूरा बोझ सिर्फ उन्हीं की जेब पर डाला जा रहा है, तो सबसे अच्छी नीति भी सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि कुछ अच्छा उसमें रह नहीं जाता। और यही वजह है कि एथेनॉल की बहस सिर्फ पेट्रोल की ही नहीं बल्कि ये भरोसे, तैयारी और नीति निर्माण की भी बहस है। आने वाले वर्षों में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा रास्ता चुनता है, ये सिर्फ सरकार नहीं बल्कि उद्योग, वैज्ञानिक संस्था, वाहन निर्माता और सबसे बढ़कर के देश के करोड़ों वाहन मालिक मिलकर
तय करेंगे। तो ये थी पूरी इसके इनसाइड स्टोरी। कमेंट करके आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिए, कौन सी गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं और कितनी E20, E25, E30 या E100, E85 को लेकर, फ्लेक्स फ्यूल को लेकर के आपकी क्या राय है।